हेलो फ्रेंड्स, इस्लाम विद फन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का पार्ट सी, जिसमें आज की वीडियोस में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं: फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस और पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तीनों ही बहुत इजी हैं। इंश्योरेंस जैसा ही है, जैसे हमने पहले पढ़ रखा था वैसा ही है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बी कॉन्सेंट्रेटेड, ओके। एंड अगर मैं आपको एक और न्यू चीज़ बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल गया होगा, जो कि मैंने नहीं बताया था बट मैंने डाल दिया था उसमें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने सारे डाउट्स मेरे से प्राइवेटली पूछना चाहते हैं और मेरे सारे वीडियोस लिंक्स आपको पहले ही चाहिए, या फिर आप मेरे सारे प्रीमियम्स देखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो मुझे कर सकते हैं एंड मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरी आईडी है लर्न विद फन 2002, ओके। चलिए आज शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर 4। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मेन मतलब होता है कि वो इंश्योरेंस जिसे हम फायर मतलब आग लगने की वजह से हम जो कंपनसेट करते हैं उसे हम फायर इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब हमने अपने किसी सामान को फायर मतलब आग से लगने वाली या आग से होने वाली खतरों से बचाने के लिए जो हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसे हम कहते हैं फायर इंश्योरेंस, ठीक है। इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस अंडर विच द इंश्योरर इन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड प्रीमियम प्रॉमिस द इंश्योरर टू कंपनसेट अप टू स्पेसिफिक अमाउंट। इंश्योरेंस का मतलब सेम अमाउंट है। ये इंश्योरेंस का डेफिनेशन है कि ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें जो इंश्योरर होता है, मतलब जिसने इंश्योरेंस ली होती है, मतलब जो कस्टमर होता है, वो ये एक्सचेंज करता है कि उसके पैसे के अमाउंट में, मतलब उसके पैसे के बदले जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसे कंपनसेट करेगी अगर उसे कोई लॉस हो जाता है, ठीक है। फायर की वजह से अगर उसे लॉस होता है तभी कंपनसेट करेगी, ठीक है। इसमें फायर वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद इसका कुछ नेचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऑफकोर्स हमने तो ये पढ़ा था कि जितने भी इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो रिटर्न ही होने चाहिए। ओरल बेसिस पे कोई नहीं मानता। अगर बाद में कोई बोल देगा कि हमने तो ये किया ही नहीं था या फिर हमें तो पता ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हर चीज़ रिटर्न में होना चाहिए ताकि हमारे पास प्रूफ रहे, इसलिए हर एक चीज़ रिटर्न में होनी चाहिए, ओके। सेकंड, हमेशा 2 लोगों के बीच में होना चाहिए। ऑफकोर्स सिंगली तो कोई करेगा नहीं, 2 लोगों के बीच में ही होना चाहिए। मिनिमम 2 लोग, ठीक है। मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं। आपने थर्ड पार्टी के बारे में भी सुना होगा, तो वो सब हम आगे पढ़ लेंगे। थर्ड, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस कुछ पीरियड्स के लिए होनी चाहिए, मतलब कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए, ठीक है। मैक्सिमम साल के लिए ही होती है, महीने के लिए नहीं होती। उसका प्रीमियम महीने वाइज जा सकता है, बट उसका जो पूरा एक्सपायरी अमाउंट होता है या फिर एक्सपायरी डेट होती है वो पूरे ईयरली बेसिस चलती है, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस बहुत बड़ी चीज़ के लिए लिया जाता है तो ईयरली बेसिस चलती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, हमेशा नुकसान के लिए ही भरपाई की जाती है, मतलब ये किसी प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता। इंडेमनिटी का मेन मतलब ये होता है कि कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इसमें, ओके। सिर्फ जितना आपको लॉस हुआ है आपको उतना ही मिल सकता है, ओके। लास्ट इज सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू का मेन मतलब होता है, सरेंडर वैल्यू में मेनली बेसिकली ये होता है कि अगर हमने फायर इंश्योरेंस ली है, ठीक है, और कुछ ईयर्स के लिए ली है, अगर हमने उस ईयर से पहले ही उसे कैंसिल करवा दिया तो हमें कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाता। मतलब अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं 5 साल के लिए इंश्योरेंस दे रहा हूँ आपको फायर इंश्योरेंस, और मैंने उसे 4 साल में ही कैंसिल करवा दिया, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि अब 1 साल ही तो बचा है, आई थिंक नहीं हो पाएगा मेरा कोई घाटा, तो मैं उसे कैंसिल करवा दिया किसी भी रीज़न से, या हो सकता है मेरे पास प्रीमियम भरने के पैसे नहीं बचे इसलिए मैंने उसे कैंसिल करवा दिया। तो कैंसिल करवाने के बाद जो मैंने 4 साल तक उसकी जितनी भी प्रीमियम भरी है उसमें से कोई भी पैसा मुझे रिफंड नहीं किया जाता, उसे हम कहते हैं सरेंडर वैल्यू। मतलब हमने वो जो वैल्यूज़ थी उसे उसको दे दिया, अब हम कुछ मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे बीच में, अगर मैं उस चीज़ को कैंसिल कर देती हूँ, मतलब मुझे बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ओके। इंश्योरेंस कंपनी को तो उसके प्रीमियम मिल गए लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप्स के थे बट बेसिकली 5 होते हैं इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में 5 ही आते हैं, इसलिए मैंने आपको 5 ही बताया, ठीक है। अब फायर इंश्योरेंस के कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स पे थोड़ा गौर फरमाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा 4-5 ही है, बट थोड़ा बेसिकली जो होता है कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, आपको तभी अच्छे से समझ आएगा, इसलिए। सबसे पहला है एवरेज पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी एवरेज ऑफ सम एश्योर्ड एंड सम नॉट एश्योर्ड इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट कंपनसेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, एवरेज पॉलिसी में आपको एक डायग्राम के साथ समझा देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बिल्डिंग है, ओके, और ये एक ए नाम के पर्सन की बिल्डिंग है, ओके। ए नाम के पर्सन की एक बिल्डिंग है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लगा कि हो सकता है इसकी बिल्डिंग को आग की वजह से कोई खतरा हो, तो आग की वजह से अगर कोई खतरा होगा तो हम क्या करेंगे, हम फायर इंश्योरेंस लेंगे। इसने भी वही कैसे फायर इंश्योरेंस लिया, लेकिन इस बिल्डिंग की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो है 60,000, बट इसको ऐसा लगा कि पूरे 60,000 का हो सकता है कि ना जले, तो हम सिर्फ
40,000 का लेते हैं, ठीक है, या फिर 30,000 का लेते हैं, ओके। तो इसने सिर्फ इंश्योरेंस लिया है 30,000 का, ओके, 30,000 का इंश्योरेंस लिया। अब देखिए इंश्योरेंस लेने के बाद इसे 20,000 का लॉस हो जाता है, मतलब आग लगने की वजह से इसको 20,000 रुपये का इसे नुकसान हो जाता है। तो इसे इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम करेगी? अब ये दिक्कत आ रही है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एवरेज पॉलिसी का यूज़ करते हैं, ओके। एवरेज का नाम क्या होता है? मेन मतलब जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। तो हम क्या कहेंगे? एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को हाफ कर देना, राइट। अगर 10 है तो 5 कर देना, 20 है तो 10 कर देना, राइट। अभी 20,000 है, ठीक है, 20,000 में वो सिर्फ उसे 10,000 क्लेम करेगी। क्यों? क्योंकि इसने इसका हाफ कर दिया, हाफ कर दी इसकी वैल्यू। अगर 10,000 का नुकसान होता तो 5,000 ही क्लेम करता, बाकी के 10,000 जो बचे वो जिसकी प्लॉट थी वो खुद ही देखेगा। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसने पूरे अमाउंट का नहीं लिया था, उसने हाफ अमाउंट का लिया था, तो उसे नुकसान भी हाफ अमाउंट का ही लेना पड़ेगा। किसी भी इंश्योरेंस में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें उसे प्रॉफिट हो जाता है। हम सिर्फ इसे लॉस कवर करने के लिए ही यूज़ करते हैं, हम इसे प्रॉफिट नहीं कर सकते। इसीलिए लॉस किसी किसी सिचुएशन में हो सकता है कि हमें दिक्कत आ रही हो, इसलिए इसने हाफ क्लेम किया है। क्योंकि अगर ये हमें फुल क्लेम कर देता, फॉर एग्जाम्पल अगर इसे हमें पूरे 20,000 दे देता, फिर भी हमें लॉस तो लॉस ही है ना। अगर हमें 20,000 का लॉस हुआ है बट उसकी एक्चुअल कॉस्ट 30,000 तो हुई, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट तो 60,000 थी ना, राइट। इस हिसाब से तो हमें फ़ायदा हो जाता, इसलिए इसने इसका भी आधा करके हमें दिया। एवरेज पॉलिसी में ये होता है, ठीक है। सेकेंड पॉलिसी है आपकी वैल्यूड पॉलिसी। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए वैल्यू पॉलिसी होती क्या है? इट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस इंक्रेंस ऑफ लॉस। ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो प्रोडक्ट होता है जिसके लिए हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता है, जो गुड्स हो गए, सामान हो गए, कुछ भी हो सकता है जिसके लिए हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके जब उसका कोई नुकसान होता है उस गुड्स का, उस टाइम पे हम उसकी इंक्रेंस ऑफ लॉस के टाइम पे हम उसकी वैल्यू को डिसाइड नहीं कर पाते। उस टाइम पे हमें ये वैल्यूड पॉलिसी लेनी पड़ती है। मतलब हो सकता है ना कि जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई मशीनरी है, ठीक है, जब हम उसे ख़रीद कर लेकर आए थे तो उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये थी, लेकिन अब वो काफ़ी साल बाद, तो आपने तो कॉमर्स सेक्शन में आपको तो पता होगा कि मशीनरी वगैरह की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तब उसकी वैल्यू कितनी बची ये हम कैलकुलेट करेंगे ना। तो अगर मशीनरी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई डायमंड है, कोई ऐसी गुड्स है या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें ये वैल्यूड पॉलिसी लेनी पड़ती है, जिसमें हो सकता है कि सामने वाले को प्रॉफिट हो जाए। इसमें प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वैल्यूड हमने उस चीज़ की ऐसे निकाली हो जो कि दोनों ही पक्षों को, मतलब जो इंश्योरेंस है और जो इंश्योर्ड है, दोनों को ही कंपनसेट करने में इजी पड़ रहा हो, तो हम वो वैल्यू ले लेंगे। या फिर हो सकता है कि एक्चुअली में डायमंड की वैल्यू कोई वो ना कर पाया हो, ठीक है, तो इस चक्कर में हमें क्या करना पड़ता है? वैल्यूड पॉलिसी लेनी पड़ती है कि किसी चीज़ की अगर हमें वैल्यू नहीं पता चल रही कि हमसे कितना कंपनसेट करें, तो हम वहाँ पे ये पॉलिसी यूज़ करते हैं, ओके। थर्ड इज स्पेसिफाइड पॉलिसी। स्पेसिफाइड पॉलिसी क्या होती है? द इंश्योरेड टेक्स द इंश्योरेंस फॉर हिज प्रॉपर्टी फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू। इफ द प्रॉपर्टी गेट डैमेज देन द इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट। अभी सीधी सी बात है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंश्योरेंस में बेसिकली ये है, इसने ये ऐसा कहा है कि अ पर्सन टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी 30,000। एक पर्सन है, उसने अपनी एक प्रॉपर्टी के लिए 30,000 का इंश्योरेंस लिया है। 30,000 का इंश्योरेंस लेने के बाद देखिए उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 30,000 की है, लेकिन उसने जो इंश्योरेंस है वो 20,000 रुपये का लिया है, ओके। द प्रॉपर्टी के डैमेज टू एक्सटेंस ऑफ 15,000। जो उसकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है वो सिर्फ 15,000 का डैमेज होता है, तो उसको लॉस कितना होता है? 15,000 का, ठीक है। द लॉस ऑफ 15,000 विल नॉट बी कंपनसेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, बट द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट द फुल डैमेज ऑफ 15,000। देखिए अगर हम एवरेज पॉलिसी के हिसाब से देखें तो वो कंपनी उसे 15,000 भी कंपनसेट नहीं करेगी, उसकी हाफ कर देगी, हो सकता है 7,500 के करीब कर दे उसे कंपनसेट। लेकिन स्पेसिफाइड पॉलिसी में वो उसे पूरा कंपनसेट करेगी। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रखा होगा जिसके तहत हमने ये तय कर रखा होगा कि किस चीज़ की कितनी वैल्यू है, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे? इसकी वजह से हमें पूरा अमाउंट मिलेगा, हमें एवरेज बेसिस नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड पॉलिसी ये होती है जिसमें कुछ ही सामानों के लिए, कुछ वैल्यूबल चीज़ों के लिए हमें पॉलिसी लेनी पड़ती है, जिसमें हमें पूरा अमाउंट मिलता है जितना हमें लॉस हुआ होता है, ओके। फोर्थ इज ओपन अ फ्लोटिंग पॉलिसी। अब ये क्या है? ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसी है द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन व्हेन गुड्स आर बीइंग यूज्ड डेली एंड अ कांस्टेंट चेंज इज देयर इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओपन अ फ्लोटिंग पॉलिसी का, फ्लोटिंग का मतलब आप जानते होंगे तैरना, मतलब जिस चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू डेली बेसिस पे चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं।
तो इसमें क्या है, द इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन व्हेन गुड्स आर बीइंग यूज्ड डेली। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी तब ले सकते हैं हम उस गुड्स के लिए जो कि डेली चेंज हो रही हो, मतलब जिसकी वैल्यू डेली चेंज हो रही हो या फिर उसकी क्वांटिटी डेली चेंज हो रही हो। ठीक है, इसका भी कोई एग्जांपल है तो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने एक इफ देयर एनी डैमेज टू द गुड्स कैपिटल गो डाउन ड्यूरिंग इंश्योर्ड द इंश्योर कंप्लीट टोटल फिक्स वैल्यू बाय पेइंग सम प्रीमियम। देखिए, ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी जो होती है वो एक फिक्स वैल्यू के लिए ले सकते हैं हम, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? जैसे इसमें आपकी बुक में ये एग्जांपल था कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो किसी ऐसी गुड के लिए ली जाती है जो कि डेली यूज़ के लिए होती है, जो मैंने आपको यहाँ से समझा दिया। उसके बाद बुक में ये कह रहा है कि दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर फिक्स्ड वैल्यू। ये पॉलिसी किसी फिक्स्ड वैल्यू के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए हम प्रॉपर प्रीमियम पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। इफ़ देयर इज एनी डैमेज टू द गुड्स, अगर हो सकता है कि कोई डैमेज हो जाए गुड्स को जो कि हमने गोडाउन में रख रखी है, ड्यूली इंश्योर्ड, इंश्योर मतलब उस चीज़ का हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, उसके बाद उसको डैमेज हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना कंपनसेट करेगी? इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हमें लॉस ही कंपनसेट करेगी और कुछ कंपनसेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर हमें जितना लॉस हुआ होगा उतना ही हमें कंपनसेट करेगी। ओपन एंड फ्लोटिंग पॉलिसी ये होती है कि हमने स्टार्टिंग में ही तय कर रखा होता है कि हमें इतने अमाउंट का ही पॉलिसी लेना है, जैसे 50,000 का ही लेना है, क्योंकि ये ऐसा पॉलिसी होता है जिसमें सामान की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है, तो हम तय नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? उस टाइम हम मार्केट वैल्यू से देख सकते हैं कि कितनी अमाउंट है, या फिर हमने जितने का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा होता है हम उतना पे कर देते हैं। ओके, फिफ्थ पॉलिसी इज कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। अभी कॉम्प्रीहेंसिव आपने तो इंग्लिश में सुना होगा, अनसेन पैसेज को भी बोला जाता है, बट ये दूसरी चीज़ है। कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी क्या होती है? द इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स कवर अगेंस्ट एनी रिस्क अफेक्टिंग द गुड्स सच एज फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हर चीज़ के रिस्क के लिए कवर देती है। कवर का मतलब बेसिकली होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब इंश्योरेंस। ठीक है, वो किन किन चीज़ों की रिस्क के लिए देती है? फायर के लिए देती है, थेफ्ट के लिए देती है, अर्थक्वेक के लिए देती है, मराइन के लिए भी देती है, अभी और भी एक्सेट्रा का मतलब है आगे और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव में भी यही होता है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो देती है, तो वो बस ये है, कॉम्प्रिहेंसिव में ये है कि हर चीज़ की गुड्स के लिए पॉलिसीज़ होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी हर चीज़ की गुड्स के लिए पॉलिसी दे सकती है, वो चाहे आग के लिए हो, चाहे चोरी के लिए हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे मराइन हो, किसी भी चीज़ के लिए बस आपको लॉस ही मिल सकता है, प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ओके, तो हमारी 6th पॉलिसी है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। क्वेंशियल, इसका बेसिकली क्या मतलब है? ये एक स्पेशल टाइप की पॉलिसी होती है। स्पेशल क्यों है ये मैं आपको बताते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर विच नॉट ओनली द एक्चुअल डैमेज, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ उस चीज़ के लिए अमाउंट नहीं दिया जाता जो कि सिर्फ डैमेज हुई है। जैसे मैंने गुड्स के लिए लिया है कंपनसेशन, मतलब पॉलिसी ली है, मैंने इंश्योरेंस करवाया है अपनी गुड्स के लिए, ठीक है, तो अगर गुड्स में आग लग जाती है, मेरी गुड्स डैमेज हो जाती हैं, तो अगर मैं एक ऐसी बिजनेस चलाती हूँ जिसमें गुड्स का ही बहुत बड़ा रोल है, अगर गुड्स नहीं होंगे, सामान नहीं होंगे, तो मेरी कंपनी बंद हो सकती है। तो अब क्या होगा, मेरे जो गुड्स हैं वो तो जल गए, ठीक है, उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, तभी तो मैं वापस से प्रोडक्शन कर पाऊंगी। प्रोडक्शन के लिए तो टाइम चाहिए, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो मैं 3 से 4 दिन जो मैं अपनी कंपनी बंद करती हूँ, उसकी वजह से जो मुझे प्रॉफिट में नुकसान होता है, ये वो भी हमें पे करती है। मतलब जो लॉस, जितना गुड्स हमारा जल गया, जैसे 50,000 का मेरा गुड्स जल गया, तो मुझे 50,000 तो ये मुझे पे करेगी ही करेगी। साथ में 3 दिन में अगर मैंने अपनी कंपनी बंद रखी है और उससे 3 दिन में होने वाला मेरा जो प्रॉफिट था वो करीबन 1 लाख रुपये होगा, तो ये मुझे 1 लाख रुपये भी पे करेगी। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी होती है जिसमें हमें पूरा फ़ायदा होता है, कोई तरीके का लॉस नहीं होता। ओके, प्रॉफिट नहीं कह सकते, बट हाँ जितने का लॉस है उतने का ही हुआ, क्योंकि अगर मेरी गुड्स नहीं जलती तब भी मुझे इतना ही मिलता, गुड्स जल गई तब भी मुझे इतना ही मिला। ठीक है, ये ऐसी पॉलिसी होती है। 7th है एडिशनल रिस्क पॉलिसी और एक्सेस पॉलिसी। अब ये क्या होती है ये भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें ना 2 इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, ठीक है, 2 चीज़ों के लिए बेसिकली होती है, वो 2 इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इसमें। सबसे पहली पॉलिसी जो होती है वो ये कहती है कि हम एक मिनिमम स्टॉक ही अपने गोडाउन में रख सकते हैं अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवाया है तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 1 लाख रुपए तक के गुड्स को अपने गोडाउन में रख सकती हूँ, क्योंकि गोडाउन में ही आग लगने का झंझट होता है, राइट। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, अगर 1 लाख से मेरा 1,50,000 तक के अमाउंट का गुड्स अगर मैंने रखना शुरू कर दिया अपने गोडाउन में और उसकी वजह से अगर आग लग जाती है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 है उसका मुझे सेकंड पॉलिसी लेनी पड़ेगी जिसका नाम होता है एडिशनल रिस्क पॉलिसी। ठीक है, जो पहली पॉलिसी है जिसमें मैंने 1 लाख का सामान रखा है उसे हम कहते हैं ओरिजिनल रिस्क पॉलिसी, और जो सेकंड अमाउंट है जो हमने एक्सेस रखा है 50,000 है, सिर्फ 50,000, उसको हम कहते हैं एडिशनल रिस्क पॉलिसी। ओके, क्योंकि इसमें हम एडिशनल अमाउंट के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है एडिशनल रिस्क पॉलिसी, इसलिए इसे एक्सेस पॉलिसी भी कहा जाता है, क्योंकि हम इसमें एक्सेस अमाउंट का भी पॉलिसी दे सकते हैं, जबकि एक्चुअली में जो
इसके हट के अगर आप देखेंगे जो इंश्योरेंस लिया जाता है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर आपने 1 लाख का लिया तो आपको 1 लाख पे ऊपर ही लॉस दिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर इसमें आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है तो आपको एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, ठीक है। 8th है री इंस्टॉलमेंट पॉलिसी। री स्टेटमेंट पॉलिसी का मेन मतलब क्या है? री इंस्टेटमेंट पॉलिसी में ये होता है कि अगर हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अमाउंट पे करती है, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी का लिया था इंश्योरेंस 50,000 का, वो पूरी प्रॉपर्टी जल गई है, तो ये मुझे वो पूरा अमाउंट पे करेगी जितना भी मैं उस बिल्डिंग को वापस खड़ा करूँ, ठीक है। वो पूरा मुझे टाइम देगी। री इंस्टैंडिंग का मतलब होता है कि पूरी मेहनत करवाएगी मेरे से, पूरा मुझे अमाउंट पे करेगी जितने की भी मैंने इंश्योरेंस ली थी, पूरा अमाउंट पे करेगी, कोई भी लॉस नहीं होगा इसमें, ओके। तो री स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए डाउट वीडियोस बना दूंगी, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाना चाहती हूँ, तो मैं आपको थोड़ा स्पीडली समझा रही हूँ, ठीक है। तो अब है 9th ब्लैंकेट पॉलिसी। आपको पता है ब्लैंकेट क्या होता है? ब्लैंकेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें पूरा तरह से कवर कर ले, ठीक उसी तरह यहाँ पे ब्लैंकेट का मतलब सेम वैसा ही है। यहाँ पे व्हेन अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर बोथ द फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स दोनों को ले लेती है अपने में। मतलब इस पॉलिसी के तहत अगर हमारे करंट एसेट्स में भी कोई नुकसान होता है तब भी हमें कंपनसेशन मिलेगा, अगर हमें कोई फिक्स्ड एसेट में नुकसान होता है तब भी हमें कंपनसेशन मिलेगा। अब ये दोनों होते क्या है? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट जो होते हैं वो होते हैं जो कि 1 साल के लिए, बेसिकली 1 ईयर के लिए जो होते हैं, गुड्स हो गए जिसे हम इन्वेंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा क्या होता है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। 1 साल के लिए जो भी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स, ये सब होते हैं हमारे आपके बैलेंस शीट में। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट दोनों होते हैं। करंट एसेट बेसिकली 1 ईयर के लिए होता है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट जो होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, ओके। अब इसमें क्या क्या आता है मोर देन 1 ईयर में? मशीनरी आती है, ठीक है। गुड्स नहीं आता है, मशीनरी आती है, लैंड आता है, प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। वो चीज़ जिसकी रेट 1 साल से ज़्यादा के लिए, बहुत टाइम के लिए जो चीज़ें हम खरीद के लाते हैं लेकिन हमारी कंपनी में 1 साल से ज़्यादा के लिए टिकती है, वो होती है हमारी फिक्स्ड पॉलिसीज, मतलब फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, ओके। नाउ लास्ट है पॉलिसी है ट्रांजिट पॉलिसी। ये क्या होती है? जब अपनी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या फिर पहुंचाते हैं, उस टाइम पे अगर हमें लगता है कि हमें कोई लॉस हो जाएगा ड्यू टू फायर, क्योंकि हम पे फायर इंश्योरेंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ड्यू टू फायर, ठीक है, तब हमें ये ट्रांजिट पॉलिसी लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि लॉस के टाइम पे, मतलब जब हम ट्रैवल कर रहे हो तब हमारी गुड्स खराब हो जाए। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेन में आग लग जाती है, तो ट्रेन में भी तो काफ़ी सामान जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर आग लग गई तो हमें जो लॉस करना पड़ेगा, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना है, किस चीज़ के लिए? अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी गुड्स को हमें डर है कि आग की वजह से हमारी गुड्स खराब ना हो जाए, तब हम ये ट्रांजिट पॉलिसी लेते हैं, ठीक है। ये हम मतलब ट्रांजिट पॉलिसी। अब लास्ट पॉलिसी है आपकी उस पूरे सेशन में, वो है मराइन इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का लास्ट टाइप, ओके। पॉलिसी भी कह सकते हो, इंश्योरेंस भी कह सकते हो। मराइन का मतलब होता है पानी वाली इंश्योरेंस, मतलब आपकी गुड्स, अगर पानी से आपकी गुड्स को कोई डैमेज हो सकता है या फिर पानी से आप अपनी गुड्स को बचाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है मराइन इंश्योरेंस, ठीक है। ये होता क्या है? इट रेफर्स टू दैट इंश्योरेंस इन विच द इंश्योरेंस प्रॉमिस द इंश्योरेंस टू कम्पनसेट फॉर द लॉस इफ एनी कॉज्ड बाय मराइन पैरेट्स। देखिए, जितनी भी आपको इंश्योरेंस की डेफिनेशंस मिलेंगी वहाँ पर यहाँ तक तो आपको सेम ही मिलेगा। लास्ट में आपको बस लिखना होता है कि कॉज बाय फायर, कॉज बाय मराइन, कॉज बाय लाइफ, ओके। तो ये एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जिसमें जो इंश्योरर होता है वो प्रॉमिस करता है इंश्योर्ड को, ठीक है, कि वो एक कंपनसेट करेगा उसकी सारे लॉसेस, अगर वो लॉसेस मराइन के मतलब पानी की वजह से हुई हैं तो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, मतलब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कार्गो इंश्योरेंस। क्या होता है ये कार्गो इंश्योरेंस? गुड्स बीन कैरिड बाय मराइन शिप्स आर नोन एज कार्गो। वो सारे सामान जो कि शिप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए जा रहे होते हैं उसे कहते हैं कार्गो, ठीक है, कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब शिप्स के लिए, गुड्स शिप्स दोनों के अगर इंश्योरेंस ले लोगे तो कार्गो, ठीक है। बेसिकली मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है। कार्गो का अगर कोई आपसे पूछते कि क्या होता है भाई कार्गो इंश्योरेंस बताओ, तो आप ये कहोगे कि जब कोई सामान शिप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है तो उसे हम कार्गो कहते हैं, ओके। नाउ सेकंड इज हल इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हल इंश्योरेंस में ये होता है कि जब हम शिप्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, हो सकता है ना कि कुछ लोगों की शिप से उन्हें भी डर हो, उन्हें भी तो लॉस हो सकता है, शिप्स कितनी महंगी आती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो लोग शिप्स का इंश्योरेंस करवाते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े पीरियड के लिए करवा रहे हो या हो सकता है बहुत छोटे पीरियड के लिए करवा रहे हो, उससे हम हल इंश्योरेंस कहते हैं। मतलब अगर कोई भी इंश्योरेंस शिप्स को लेकर करवाई जाएगी पानी से बचने के लिए, ऑफकोर्स शिप तो पानी में ही चलती है,
तो पानी से बचने के लिए अगर आप शिप का इंश्योरेंस करवाते हो तो उसे हम हल इंश्योरेंस कहते हैं। ओके, आपने टाइटैनिक देखी होगी, उसमें कैसे वो डूब जाता है शिप, राइट। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें करवाना पड़ता है, क्योंकि कब क्या चीज़ हो जाए हमें नहीं पता होता। इस सब चीज़ें अपने बहुत बड़े रिस्क को कवर करने के लिए, अपने बहुत बड़े लॉस को कवर करने के लिए हमें इंश्योरेंस की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। थर्ड इज़ फ्राइट इंश्योरेंस। अब ये क्या होता है? फ्राइट इंश्योरेंस जो होती है वो एक तरह का चार्ज होता है, जैसे द शिपिंग कंपनी चार्ज सम फ्राइट फॉर कैरिंग द कार्गो। जो शिपिंग कंपनीज होती हैं जिसके पास शिप्स होते हैं, जो कि अलाउ करती हैं कि हाँ आप मेरे शिप्स को ले जा सकते हो अपने सामान को पहुंचाने के लिए, वो कंपनी एक फ्राइट मतलब एक चार्ज लेती है जो कस्टमर्स होते हैं जो कि अपने सामान को ट्रैवल करवाना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भिजवाना चाहते हैं। ये एक तरीके का इंटरेस्ट होता है जिसे हम फ्राइट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट होता क्या है? इनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें जो शिपिंग कंपनी होती है और जो ओनर होता है वो दोनों ये प्रॉमिस करते हैं कि ओनर उसे एक फ्राइट मतलब एक इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है। उसके बदले में जो शिपिंग कंपनी है वो क्या करेगी, उनके सामान को सेफली वहाँ तक पहुँचाएगी। लेकिन ये तभी उसे देगा, ओनली लिखा है ना यहाँ पे, दैट मीन्स कि उसे तभी देगा जब उसकी जो गुड्स हैं वो सेफली वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ उसे पहुँचना था। अगर वो सेफली वहाँ तक नहीं पहुँच सकती या फिर नहीं पहुँच पाएंगी या फिर उससे रास्ते में उसे कोई डैमेज हो जाए तो जो कस्टमर होता है वो उसे फ्राइट नहीं देता, ठीक है, उसे लॉस हो सकता है फिर। इसलिए वो हमेशा इस चीज़ के लिए दिया जाता है कि अगर मेरे गुड्स सही सलामत पहुंच जाएंगे तो मैं आपको ये चार्ज दूंगा। वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब वो लोग खुद से तय करके रखते हैं कि उन्हें कितना अमाउंट चाहिए, तो वो पहले से फिक्स्ड होता है, ठीक है। कितना भी हो सकता है जितना उन दोनों के बीच में तय किया गया हो, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट इज़ लायबिलिटी इंश्योरेंस। लायबिलिटी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, आपने तो स्टार्टिंग में पढ़े ही होंगे लायबिलिटी क्या होती है। The insurance which is taken for damage to the third party and compensation being payable for the damage is known as liability insurance. Liability insurance का देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। एक शिप है, ठीक है, वो समुद्र में जा रही है सामान लेकर, वो दूसरी शिप से जाके कोलाइड्स कर जाती है, मतलब टकरा जाती है। तो गलती तो ए वाली शिप की थी, राइट, वो बी से जाके टकरा गई, राइट। तो अब ए को तो ऐसे देखा जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं वैसे देखा जाए तो ए को इसे पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन अगर ए ने लायबिलिटी इंश्योरेंस ले रखी होगी तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बी को पे करेगी। इसे ही कहते हैं हम थर्ड इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ओके, तो यहाँ पे आपका ये समय खत्म हो चुका है। इसके बाद है कुछ प्रिंसिपल्स मराइन इंश्योरेंस के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। हाँ, तो अब हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मराइन इंश्योरेंस। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये मैंने आपको हर एक इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स में पढ़ाया है, बट मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट ये 2 वर्ड से बना है। ये 2 वर्ड का मेन मतलब ये है कि अगर आपने इंश्योरेंस ली है, आपने जिस भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस ली है, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर उसको वो चीज़ डैमेज हो जाती है तो उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम इंश्योरेंस लेकर मतलब फ्री है कि अब तो डैमेज हो जाए कोई बात नहीं, अब मेरे पास इंश्योरेंस है मुझे तो लॉस का क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ तभी आपको क्लेम देगी या कंपनसेट करेगी जब आपने उसे उस गुड्स या फिर जिस भी चीज़ के आपने इंश्योरेंस लिया उसे बचाने में आपका पूरा योगदान होगा, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, न्यूज़ आए दिन आती रहती है कि उन्होंने अपनी कंपनी में आग लगा ली। क्यों लगाई? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा इंश्योरेंस ले रखा था उस चीज़ का, कि उन्हें बहुत अच्छे से पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो वो यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि इंश्योरेंस में ना जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो फुल चेकअप करती है कि आपने खुद से तो नहीं आग लगाई, जब आग लगी तो आप कहाँ थे, आपने कितने देर में फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह को बुलाया था, ठीक है। तो ये सब कुछ चेक होता है। उसके बाद देखा जाता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो पर्सन था उसका है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे नहीं मिलता कंपनसेशन, अगर है तो उसे मिलता है, ठीक है। मराइन में भी ऐसे ही होता है। आपके गुड्स को लेकर, आपकी शिप्स को लेकर आपके पास पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि अगर इसे कोई डैमेज होगा तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस चीज़ में किसको इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए। देखिए बुक्स में एग्जांपल्स दे रखे हैं कि ओनर को अपने शिप में इंटरेस्ट होना चाहिए। ऑफकोर्स अगर ओनर का शिप है तो अगर शिप तो बहुत ह्यूज अमाउंट का होता है, तो अगर उसमें कुछ उससे खराबी हो जाती है तो उससे तो उसका पक्का इंटरेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है। पैसेंजर्स को अपने गुड्स में इंटरेस्ट होना चाहिए ऑफकोर्स। थर्ड, एम्प्लॉयज़ एंड कैप्टन ऑफ शिप इन देयर सैलरीज। ऑफकोर्स अब अगर एम्प्लॉयज़ है और कैप्टन है शिप का, जो शिप को पूरा तरीके से हैंडल कर रहा है, उसे अपनी सैलरी में इंटरेस्ट होना चाहिए। ओनर्स को अपने ही गुड्स के गुड्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर शिप है, उसकी शिप कहीं ट्रैवल कर रही है और शिप में जो गुड्स हैं वो भी उसी के हैं, तो उसे दोनों में इंटरेस्ट होना चाहिए। मनी लेंडर्स को अपनी मनी सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि अगर उसने किसी को पैसे दे रखे हैं तो वो पैसे उसे कितनी जल्दी रिकवर करवाए जाए, उसमें उसे इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे थे जिससे आपको बता रखा था कि किस चीज़ को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है।
सेकेंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। अब वारंटीज का मतलब आपको पता होगा, एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से करा है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको पता है तो अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पता है। देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज का मतलब वो होती है जो कि रिटन फॉर्म में होनी चाहिए लोगों के पास, क्योंकि होता है कि लोग कभी कभी हड़बड़ी में या फिर बहुत ज़्यादा उनके पास काम है तो वो नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे देते हैं कि आप रीड कर लो, लेकिन लोग नहीं पढ़ते, ठीक है, टाइम की शॉर्टेज। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि क्लियरली मेंशन नहीं की जाती कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें पूरी एग्जिस्टेंस के साथ लिख दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर कोई दिक्कत होती है तो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये कुछ 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहला वर्दीनेस ऑफ शिप्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी शिप डिलीवरी के लिए जा रही है किसी और देश में, मतलब किसी और स्टेट में जा रही है, कहीं भी ट्रैवल कर रही है, तो शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो शिप प्रॉपरली चेक होके उसे भेजा जाना चाहिए। अगर शिप में पहले से ही होल्ड हुआ तो ऑफकोर्स मेरा सामान तो डूब ही जाएगा। तो यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि शिप में पहले से ही कोई प्रॉब्लम ना हो डैमेज का, ओके। ताकि मेरी शिप, मतलब अगर मेरी शिप में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं गई अपने सामान को कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करवाने के लिए, मतलब मेरी जगह, मतलब मैं खुद नहीं जा सकती, तो मैंने अपने सिर्फ सामान को भेजा है दूसरी जगह, ठीक है। तो मैं उस शिप को तो पूरी तरीके से चेक करवाऊंगी ना कि उस शिप में कहीं होल्स तो नहीं है, ठीक है। पूरी गारंटी लूंगी सामने वाले से कि हाँ आप मुझे क्या गारंटी देते हो कि आप अच्छे से पहुंचा दोगे। तो वो पूरी तरीके से चेक करेगा अपनी चीज़ों को, अपनी शिप्स को रिपेयर करेगा अगर उसकी चीज़ें खराब है तो। उसके बाद वो हमें ये गारंटी देगा कि हम आपकी शिप्स को आराम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें उसका कोई लॉस नहीं होगा। नेचुरल तरीके से अगर कोई डैमेज हुआ है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हमें इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर सामने से शिप में ही पहले से गड़बड़ी थी तो हमें कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इज नॉन डेविएशन ऑफ शिप्स। अब ये क्या है? देखिए, नॉन डेविएशन ऑफ शिप्स का मेन मतलब होता है, डेविएशन का मतलब रास्ता मतलब ये कि हर शिप अगर जैसे शिप अगर कहीं जा रही है, फॉर एग्जाम्पल शिप इज गोइंग टू मुंबई से अगर दिल्ली सी रूट से आ रही है तो उसका एक ही रूट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं 10 जगहों से घूम के आ जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि जब भी कोई चीज़ इंश्योरेंस के अंदर आती है तो वो उसका पूरा प्री चेक करता है कि हाँ बस इतना ही रास्ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कोई रास्ता है। तो जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी वाला कोई इंश्योरेंस लिया हुआ कोई गुड्स ट्रैवल करता है तो वो एक ही रास्ते से जाता है। उस रास्ते में उसे बहुत कम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसमें कंडीशंस भी दे रखी हैं कि कुछ ही चीज़ों को लेकर शिप अपना रूट बदल सकता है। वो क्या क्या चीज़ें मैं बताती हूँ। अगर किसी सेफ्टी को लेकर हमें जाना पड़ रहा है कि अगर जिस रूट पे हमारा जो रूट फिक्स था पहले से, उसमें कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, तो हमें अपना रास्ता चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर हम किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। थर्ड, अगर शिप कैप्टन की कंट्रोल से बाहर हो गई है तब भी हम ये कर सकते हैं। फोर्थ, अगर किसी पैसेंजर को मेडिकल एड की जरूरत है और हमें रूट चेंज करना पड़ रहा है तो हम कर सकते हैं, ओके। नाउ थर्ड एंड लास्ट इज लीगलिटी ऑफ वेंचर। अब ये क्या होता है? देखिए, इसमें ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ तरीके से बता दिया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी तभी किसी चीज़ को पे करने के लिए बाधित हो सकती है, मतलब तभी वो लायबल होगी किसी चीज़ को पे करने के लिए जब वो चीज़ लीगल होगी। अगर कोई ड्रग्स वगैरह का सप्लाई कर रहा है और वो उसका कुछ सामान लॉस हो जाता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज़ें इलीगल है, ठीक है। अगर कोई बियर्स का सप्लाई कर रहा है वो बोलेगा कि नहीं मेरा सामान तो डैमेज हो गया, इसी में मुझे इंश्योरेंस दो, इंश्योरेंस से मुझे कंपनसेट करो, तो वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इलीगल है। लीगल तभी होंगी जब वो गवर्नमेंट के नज़रों के हिसाब से की जाएंगी। अगर वो गवर्नमेंट से छुपाते की जा रही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम नहीं करेगी, ओके। तो यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, जो कि आपका लास्ट है। इसमें आपके कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, फिर आपका चैप्टर खत्म। 5th चैप्टर तो बहुत शॉर्ट है, एक ही वीडियो में उसका काम हो जाएगा, तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट बना के रखिए। आई नो थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट आपको अच्छे से समझाना है इसलिए थोड़ी लंबी करनी पड़ रही है, ओके। तो चलिए, आप पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज में मोड्स ऑफ पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज आते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसमें कुछ मोड्स हैं। मैं आपको बुक से समझाती हूँ क्योंकि इसमें बुक्स में ना एग्जाम। देखिए, मोड्स ऑफ पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज, कुछ मोड्स हैं पोस्टल और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के। 3 मोड्स है, ट्रेडिशनल मोड्स है, मॉडर्न मोड्स है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं। ट्रेडिशनल जो बहुत पुराने तरीके से चलती आ रही है, मॉडर्न जो कि अभी कुछ नई नई चीज़ों में इन्वेंट किया गया है उसके हिसाब से, टेलीकॉम सर्विसेज जो कि इनविजिबल सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें आपको काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आपको पता होगा पहले से, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कुछ ट्रेडिशनल मोड्स में कुछ डेट्स हैं। ये जितने भी आपके ईयर्स लिखे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मेरे टाइम पे तो ये पोस्टल डिपार्टमेंट का पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ इसे करिएगा कि स्टडीज़ में 1 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विस कब शुरू की गई थी? 1837, ओके, 1837। सेकेंड, सेटिंग अप ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट्स। पोस्टल डिपार्टमेंट्स कब स्टैब्लिश किए गए थे? 1854।
रेलवे पोस्ट सर्विसेज कब शुरू की गई थी? 1907। एयर मेल सर्विसेज कब शुरू की गई थी? 1911, 3 साल बाद। बिगिनिंग ऑफ क्विक मेल सर्विसेज, क्विक मेल सर्विसेज अभी कुछ टाइम पहले इन्वेंट की गई है, मतलब नॉट अभी, मतलब सबसे लास्ट में यही इन्वेंट किया गया है, ठीक है, 1986। ओके, अब कुछ मेजर पोस्टल सर्विसेज हैं जिसे हम अभी यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस, आपने नाम नहीं सुना होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस सबसे ओल्डेस्ट मीडियम था कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करने का एक साधन, एक मीडियम, ठीक है। उसका सबसे ओल्डेस्ट था, मतलब बहुत पुराना था। इसे पोस्ट कार्ड्स में इंक्लूड किया जा सकता है, एनवलप्स, एरोग्राम्स, लेटर्स, जो कि हम बहुत पहले चिट्ठियाँ लिखा करते थे ना, वो है यहाँ पे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, आफ्टर दैट द पोस्टल डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट एंड इंश्योर्ड पोस्ट। हाँ, पोस्टल डिपार्टमेंट जो थी, जो पोस्ट ऑफिस वगैरह थी, वो रजिस्टर्ड पोस्ट भी इशू की फैसिलिटी देती थी और इंश्योर्ड पोस्ट भी देती थी। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सेकेंड इज टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स तो आपने नाम सुना होगा, इंपॉर्टेंट मीडियम था उस जमाने में, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लेसेस तक भी आसानी से हमारे मैसेजेस को पहुंचा सकता था। और इसके एक्सपेंसेस, मतलब इसका जो खर्चा था वो नंबर ऑफ वर्ड से कैलकुलेट किया जाता था। मतलब अगर आपके लेटर में 50 वर्ड्स हैं तो उसका खर्चा 50 रुपये है। अगर आपके लेटर्स में 100 वर्ड्स है तो आपका खर्चा 100 रुपीज़ है। ओके, ये समझ आ गया। टेलीफोन्स, ये तो आप सबको पता होगा, किसने इन्वेंट किया था वो भी आपको पता होगा। वो सब यहाँ पे नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी हम 9वीं केजीज में नहीं जा रहे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टेड ने 1881। टेलीफोन्स का इन्वेंशन 1881 में किया गया था। 2 टाइप्स की होती हैं, एसटीडी, आईएसडी। एसटीडी का फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिएगा, आईएसडी का भी फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईएसडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। आईएसडी जो होता है वो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में कर सकते हैं, और एसटीडी जो होता है वो स्टेट वाइज चलता है। ओके, ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल थी उस टाइम पे भी, 1881 में भी ये दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल थी। ये क्विकेस्ट मोड था, मतलब हम इसे कंट्री के अंदर भी कर सकते थे, कंट्री के बाहर भी बातचीत हो सकती थी टेलीफोन से। टेलीफोन तो आपको पता है कितना अच्छा फायदेमंद है, बहुत मजा आता है यूज करने में। इसकी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी VSNL और BSNL, 2 है, दोनों की फुल फॉर्म प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। ओके, ठीक है, ये पता चल गया। अब नेक्स्ट इज यूपीसी। व्हाट डू यू मीन बाय यूपीसी? यूपीसी आपको पता है, स्टैंड फॉर अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। यूपीसी था क्या? ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। इट रेफर्स टू दैट पोस्टल सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस एज एन एविडेंस। देखिए, यूपीसी का मेन मतलब ये था कि अगर आपको कोई पोस्टल, मतलब कोई लेटर है या फिर कुछ पोस्ट चीजें हैं जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भिजवानी है, उसके लिए आपको एविडेंस चाहिए होता था कि क्या एविडेंस है, क्या है आपके पास प्रूफ, क्या हाँ आपने भेजा है, वो प्रोवाइड करवाता था ये यूपीसी। ओके, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस से इशू करवाया जाता था, जिससे आपको एक एविडेंस मिल जाता है, ताकि आप पोस्ट कर सकते हो लेटर, या फिर बाद में आपके पास कोई आके बोलेगा कि आपने लेटर पोस्ट किया था, आपके पास क्या प्रूफ है, तो ये आपके पास प्रूफ होता है यूपीसी। ओके, नाउ 5th रजिस्टर्ड पोस्ट। अब रजिस्टर्ड पोस्ट आपने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या होता है, उसके बारे में मैं बता देते हैं। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच इज इंश्योर दैट द मेल इज डेफिनेटली डिलीवर्ड टू द एड्रेस, अदरवाइज इट शुड बी रिटर्न टू द सेंडर। देखिए, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब होता है कि ये पूरा डेफिनेट होता है, मतलब पूरा श्योर होता है कि अगर आपने इस पते पे भेजा है तो इस पते पे ही जाएगा। अगर कुछ कारणवश उस पते पे नहीं जा पाया तो आपके पास वो लेटर वापस आ जाएगा। हर लेटर करने में कुछ प्राइस लगते थे, तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी है कि हाँ, अगर हमने लेटर भेजा है तो वो हमारे रिसीवर तक पहुंच जाएगी, अगर अदरवाइज नहीं पहुंची तो हमारे पास वो पैसे वापस आ जाएंगे उस लेटर के साथ। ओके, now 6th parcel post. It refers to that type of post facility under which articles can be sent across the countries as well as outside the countries. parcel post बहुत स्पीडेस्ट पोस्ट होता था, जिसमें हम आर्टिकल्स भेज सकते थे। आर्टिकल्स का मीन मतलब बहुत बड़ा एसेज लिख दिया हमने, इसमें वर्ड्स के हिसाब से पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़े वर्ड्स में लिखा जाता है। ओके, ये हम कंट्री के अंदर भी भेज सकते हैं, कंट्री के बाहर भी भेज सकते हैं, मतलब ये इंटरनेशनल हो सकता है। ओके, इसमें पता है आपको, उस एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि ये ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी है, जिसमें कोई वर्ड के हिसाब से कोई पैसे नहीं लगते, तो आपको बताना पड़ेगा पार्सल पोस्ट। इतना ज़्यादा नहीं आता, बस आपको थोड़ा बहुत मतलब पता होना चाहिए। ओके, नाउ 7th स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट क्या है? नाम से पता चल रहा है, स्पीड मतलब बहुत तेजी से जो पोस्ट हो जाते हैं उसे कहते हैं स्पीड पोस्ट। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ पोस्ट फैसिलिटी अंडर विच मेल रीचेज द एड्रेस एट द अर्लीस्ट। सबसे ज्यादा तेजी, सभी तक हमने जितने भी पढ़े, सबसे ज्यादा तेजी से यही पहुंचते हैं। ओके, अर्लीस्ट का मतलब बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। ओके, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड टाइम बाउंड एंड गारंटी मेल डिलीवरी। हाँ, इसमें टाइम बाउंड होता है कि अगर
आप जा रहे हो स्पीड पोस्ट करवाने के लिए, तो वो बताते हैं कि आपकी 2 से 3 घंटे में ये डिलीवर हो जाएगा, तो उनकी पूरी गारंटी होती है कि हाँ वो 2 से 3 घंटे में ही इसे डिलीवर कर देंगे। तो ये स्पीड पोस्ट होता है कि फुल टाइमिंग के हिसाब से चलता है, ठीक है, मतलब 1 से 2 घंटे में डिलीवर हो जाता है। आपको कहीं भी भिजवाना है, पूरे दुनिया में कहीं भी भिजवाना है, बहुत ईजिली डिलीवर कर सकते हैं। ओके, अब है हमारे पास बी पार्ट जिसका नाम है मॉडर्न मोड। मॉडर्न मोड जो कि अब कुछ साल पहले इन्वेंट किया गया है, ठीक है। वो क्या क्या चीज़ें हैं? ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव बीन डेवलप्ड, मतलब कुछ पहले सालों में, कुछ अभी हाल फिलहाल के सालों में, कुछ 3-4 साल पहले जिस टाइप की कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया है या डेवलप किया गया है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विद दिस क्विकली सेफली एंड कॉन्फिडेंशियली हम अपने मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, क्विकली, बहुत तेजी से, सेफली, पूरी सुरक्षा के साथ, कॉन्फिडेंशियली, पूरी सिक्रेसी के साथ, मतलब हमारी चीज़ें लीक नहीं हो सकती। ओके, अभी 2 टाइप्स के हैं, कुरियर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिकल सर्विसेज। कुरियर का मतलब वही पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो हम भेज सकते हैं, कुरियर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जो कि चुटकियों में जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली में टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सारी आ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी हैड मेड दिस पॉसिबल टू एक्सचेंज मैसेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसने ये पॉसिबल कर दिया है कि हम अपने सारी मैसेजेस को एक्सचेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, चुटकियों में। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के नाम आपने भी सुने होंगे, जैसे फैक्स, इंटरनेट, ईमेल्स, ये दोनों तो आप यूज़ करते होंगे। फैक्स आपने शायद नहीं सुना होगा, बट हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या होते हैं, क्या चीज़ें। ओके, नाउ सबसे पहला है फैक्स। It refers to that electronic machine through which a written message can be sent to any part of the world at the utmost speed. ये इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि रिटन मैसेजेस को सेंड कर सकता है किसी भी देश में, कहीं पर भी, अटमोस्ट स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से, इंसान सोच भी नहीं सकता उतनी तेज़ी से। ओके, अब इसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ये पहले तो लिखा एक पेपर में होना चाहिए ये, ठीक है। उसे उस मशीन में, एक मशीन होती है उसमें उसे इंसर्ट करना होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है कि उसमें हमें लोकेशन डालनी होती है कि ये कहाँ पे जाना, मतलब एड्रेस, ठीक है। फोर्थ, जैसे हम उसे क्लिक करते हैं वो जहाँ पे जो लोकेशन हमने डाल रखी है वहाँ पर वो प्रिंट हो जाती है, ठीक है। ये है कि जहाँ पे हमारी भी मशीन ओपन होनी चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है, हमारी भी मशीन ओपन होनी चाहिए, जहाँ पे हम भेज रहे हैं उसकी भी मशीन ओपन होनी चाहिए। ओके, उसके बाद रिसीवर तक रिसीव हो जाती है और वो मैसेज को रिसीव कर सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? स्पीडी पोस्ट होती है, चुटकियों में जा सकती हैं, हर टाइम काम कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। सिक्रेसी फुल होती है, अब मेरे और उसके बीच में ही है, कहीं और तो मैसेज जा नहीं रहा, ठीक है। चीप सिस्टम है, बहुत सस्ते में इसका यूज हो सकता है और इसे चलाना कोई भी सीख सकता है। ओके, इंटरनेट। अब इंटरनेट के बारे में कौन नहीं जानता ये बताओ, सब यूज कर सकते हैं इंटरनेट। अब अभी आप इंटरनेट की मदद से ही तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, राइट। अब यहाँ पे मैं इंटरनेट के बारे में थोड़ा और डीपली बता देती हूँ आपको, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। नाउ डेज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड रीच्ड अ स्टेज व्हेन द होल वर्ल्ड सीम्स टू हैव कन्फाइंड इटसेल्फ इन अ सिंगल रूम। आजकल के दिनों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर रखा है कि आज के दिन में हम पूरी दुनिया को अपने सिंगल रूम में कवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम चुटकियों में मैसेजेस भेज सकते हैं, जिसके पास हमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट मैसेज है हम वो भी भेज सकते हैं। इंटरनेट इतना स्पीडी हो गया है। ओके, इंटरनेट की कुछ बेनिफिट्स हैं, आप लोगों को तो ये पता ही होंगे, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ। कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो चुका है इससे। हम मतलब अगर हमें कोई बात करनी है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्रेसी है, हम उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी बात है, अगर हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट डालते हैं, लेटर्स डालते हैं तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन इसकी वजह से हम इसे चुटकियों में कर सकते हैं। हेल्पफुल हो गया हमारे कम्युनिकेशन में। एंटरटेनमेंट, आजकल जो आप टीवी पे देखते हो, कार्टून्स देखते हो, आजकल खतरा 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 चल रहा है वो देखते हो, सीरियल्स देखते हो, वो सब कहाँ से आ रहा है? वो एंटरटेनमेंट ही तो है। आप जो वूट्स चलाते हो, ठीक है, हॉटस्टार चलाते हो, वो सब क्या है? एंटरटेनमेंट है। किसकी वजह से चल रहा है? इंटरनेट की वजह से चल रहा है, ठीक है। ये आपकी इंक्रीजिंग जीके, जनरल नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। आजकल तो बहुत सारे ऐप्स चले जिससे आपकी जीके बढ़ जाती है। आजकल गूगल में भी सर्विसेज चली हैं कि आपको जो चीज़ें पसंद है आप वही चीज़ें न्यूज़ देख सकते हो, उसी के बारे में न्यूज़ देख सकते हो। तो वो सब क्या है? हमारे जीके नॉलेज बढ़ाने के लिए है। हम अपने फीडबैक्स अच्छे से ले सकते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कमेंट कीजिए। क्यों बोलती हूँ? ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, आप लोगों को समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ डाउट है तो मैं उसके लिए डाउट्स वीडियोस बनाती हूँ। तो क्या है? मेरा फीडबैक है। मुझे आपकी कमेंट से पता चलता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, मेरी कितनी ज़्यादा बातें आप लोगों को समझ आ रही है, कितनी नहीं आ रही, वो यहाँ से पता चलता है। ओके, ई कॉमर्स का मतलब बस ये है कि हम ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। आजकल हम ऑनलाइन चीज़ें देखते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी लेते हैं, वो सब क्या है? वो सब इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें हैं, ताकि हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे आ जाती हैं। ओके, अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? डिवाइसेज नीडेड फॉर इंटरनेट, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो। टेलीफोन कनेक्शन, ऑफकोर्स टेलीफोन तो चाहिए। मॉडर्न यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स में। अगर कंप्यूटर्स में आप नेट यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए मॉडर्न यूज़ किया जाता है। मॉडर्न क्या होता है?
इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग डाटा एंड वाइस वर्सा। देखिए, मॉडम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे डाटास को कन्वर्ट करता है, मतलब कंप्यूटर्स के डाटा को डिजिटली कन्वर्ट करता है। अगर वो किसी मोबाइल में जा रही है तो उसे एनालॉग कन्वर्ट करता है, वाइस वर्सा, मतलब दोनों को कन्वर्ट करता रहता है ताकि कंप्यूटर में भी हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो और अगर हम फोन में यूज करें तो हमें उसमें भी दिक्कत ना हो। ओके, ईमेल्स, अब बता दो इसके बारे में कौन नहीं जानता। जितने लोग जानते हैं ना कमेंट में यस करके भेजिए। हाँ, हम ईमेल्स करना जानते हैं। ओके, इट रेफर्स टू दैट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेटर एक्सचेंजिंग इन विच थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट द मैसेज आर एक्सचेंज ऑन द कंप्यूटर्स, नॉट कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स में भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स। आप लोगों को कितने सारे ईमेल्स आए मेरे पास, ईमेल से याद आया मुझे। ठीक है, तो ईमेल्स भी एक तरीका है जिससे हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। किसकी मदद से? इंटरनेट की मदद से। तो एग्जाम में ये वर्ड लिखना मत भूलिएगा, थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट। ओके, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये हम बुक से भी आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि थोड़ा लेंदी था तो मैंने लिखा नहीं। ठीक है, छोटी छोटी बातें बता रहा है जो कि हमें आई थिंक सबको पता होगा। ईमेल हमें किसी को भेजने के लिए हमें अपना ईमेल अकाउंट चाहिए होता है, राइट। सेकंड, हमें जिसको भेजना है हमें उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, मतलब ईमेल चाहिए होता है उसका एड्रेस। थर्ड, हमें ईमेल, जब हमें ईमेल रिसीव हो जाता है तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि हाँ ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप मैसेज कॉन्फिडेंशियल विल लीड और पासवर्ड, अगर हमें अपना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है या फिर हम नहीं चाहते कि हमारे किसी और को पता चले तो हम उससे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। ये सब प्रोसेसिंग है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ नहीं पूछा जाता, बट ये है कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए, क्या पता बुक की नॉलेज आपके आगे काम आए। ठीक है, नाउ थर्ड एंड लास्ट इज टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में मेनली ये सब आ जाते हैं, जैसे मोबाइल में सेल्युलर मोबाइल सर्विसेज, रेडियो, फिक्स लाइन, जो कि इनविजिबल होती हैं। टेलीकॉम सर्विसेज का मतलब इनविजिबल सर्विसेज। ओके, अभी मैं आपको बुक से बताती हूँ क्या क्या है। सबसे पहले टेलीकॉम सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से क्विक एंड एक्यूरेट एक्सचेंज कर सकती है मैसेजेस को वर्ल्ड वाइड। बिजनेस मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी भेज सकती हैं आपके मैसेजेस को। ओके, उसके बाद सबसे कुछ टाइप्स की हैं सेलुलर मोबाइल सर्विसेज। ये क्या है मैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज का मतलब होता है कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन की, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, डाटा मतलब नेट चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पीसीओज में भी इसका यूज़ होता है। इसमें बस क्या हेल्प है कि हम अपनी सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, मतलब अपनी बातचीत भेज सकते हैं। कुछ तरीके की आ गई हैं, प्रीपेड, पोस्ट पेड, ये सब तरीके आ गए हैं। आपकी सिम कार्ड के बारे में बात कर रहा है। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज आपकी सिम कार्ड्स हैं। ओके, सेकंड, रेडियो पैगिंग सर्विसेज। ये क्या होती है? ये एक वायरलेस सर्विसेज होती हैं जिसके द्वारा आपकी नेम्स, पेजर, ये सब डिवाइसेस टेलीकॉम कर सकता है, दैट मीन्स एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, ये आपके रेडियोज में यूज किया जाता है। जब आपके ऑनलाइन रेडियोज चलते हैं ना, ऑनलाइन कैसे चलते हैं, मतलब रेडियो की मैसेजिंग आती है, उसमें आपको ये सर्विसेज यूज की जाती हैं। ओके, नाउ थर्ड, फिक्स लाइन सर्विसेज। अब ये क्या है? देखिए, फिक्स लाइन सर्विसेज में दो तरीके के वायर्स का यूज़ किया जाता है। एक तो मेटल वायर्स और दूसरा फाइबर ऑप्टिक वायर्स, जिससे टेलीफोन लाइंस बनती है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में टेलीफोन्स होते हैं, उसके जो रॉड्स होते हैं ना, उसको बोला जाता है। वो यूज़ करते हैं कि आपके जितने भी मैसेजेस हैं वो एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन तक कवर किया जा सके, भेजा जा सके और वो उसे कन्वर्ट कर सके टेलीकॉम सर्विसेज में। ठीक है, वो इसमें यूज़ किया जाता है। नाउ फोर्थ इज केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज इज द मोस्ट एंटरटेनमेंट सर्विसेज। केबल सर्विसेज से ही आपका आता है सीरियल्स, ये सब चलते हैं जो आपके टीवी टेलीविजन के लिए जो होता है वो सब इसमें आता है। केबल्स और डीटीएच अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। केबल का मतलब होता है वो सिर्फ वायर्स जिसमें आपके पैसे वाले नहीं होते, फ्री कॉस्ट होती है जिसमें, ठीक है, फिक्स लाइन चलती है, उसमें बस इतने ही चैनल्स आ सकते हैं जितने उसमें बताए गए होते हैं। वो लाइसेंस्ड होते हैं, मतलब किसी ने उसे परचेज कर रखा होता है। ओके, नाउ फिफ्थ, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल वजार्ड सर्विसेज। अब ये क्या होती है? ये एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं जिससे आपकी सर्विसेज होम से आपके बिजनेस यूजर्स तक पहुंच सकती है। मतलब अगर आप घर से अपना कुछ बना रहे हो, अगर आपने उसे पूरी वर्ल्ड वाइड वायरल करना चाहा तो वो आपकी इजीली वायरल हो सकता है। ओके, तो वो सैटेलाइट की मदद से होता है। सैटेलाइट्स क्या करती हैं? आपके मैसेजेस को रिसीव करती हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड उसे पॉपुलर कर देती हैं। सैटेलाइट मेनली ये काम करती हैं कि आप जो भी उसे मैसेज सेंड करते हो, जो उसकी कम्युनिकेशन को अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसे क्या करती है, उसे कैच करती हैं और उसे पूरे वर्ल्ड वाइड टेलीविजन पे छोड़ देती हैं। वो अर्थ के सारे स्टेशन से कंप्यूटर के एक्ट्स एज अ हब यूज करती हैं, मतलब सारे जो सिग्नल्स उसे रिसीव करती है सैटेलाइट और क्या करती है, उसे बाकी सारे डेस्टिनेशन जहाँ उसे जाना होता है वहाँ तक उसे ड्रॉप कर देती है। ओके, सिक्स, डीटीएच। डीटीएच का मेन मतलब क्या है? टाटा स्काई, एयरटेल, ये सब जो चलती है,
आजकल टीवी में आपने सेट टॉप बॉक्स देखे होंगे, वो सब होता है DTH, जिसमें पूरी हर तरीके के प्रोग्राम आ सकते हैं। सब्सक्राइबर्स होते हैं, हमें पैसे पे करने पड़ते हैं DTH सर्विसेज के लिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, क्योंकि लोग इससे सब कुछ देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये सब यहाँ पे किया जाता है, DTH सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछा जाता, बस थोड़ा बहुत आपको बताया जाता है कि हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, समझिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को प्लीज़ फॉलो कीजिए। और हाँ, मैं आजकल हेलो पे भी हूँ, तो अगर आप मेरे हेलो पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, हेलो से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। आपको सबको ये पता होगा, जिसको नहीं पता मैं उसको बता देती हूँ। अगर आप मेरा ये इन्वाइट कोड डालते हैं, रेफरल कोड, तो आपको 20 रुपीज़ मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ईजिली पैसे कमा सकते हैं हेलो से। ठीक है, मेरी आईडी है लर्न विद फन, ये हमारे नंबर है और ये मेरा रेफरल कोड है। अगर आप भी चाहते हैं पैसे अर्न करना तो प्लीज़ इंस्टॉल हेलो ऐप। थैंक यू सो मच।